है जो मार्केट में बेधड़क चलता है, लेकिन उसी मार्केट में 2000 के नोट भी चल रहे थे जिसको एक बड़ी गैंग चला रही थी। फिर वे सनी को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं। अगर आपने पिछले के 4 एपिसोड नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मंसूर सनी को अपने साथ जॉर्डन ले जाता है। ये लोग पहली बार देश से बाहर आए थे। जॉर्डन में मंसूर ने रेगिस्तान की सूखी बंजर पहाड़ियों के बीच कहीं छिपकर अपना अड्डा बनाया हुआ था। जिस जगह उनका प्रिंटर पड़ा था वो जगह एक जेल की तरह थी, जहां जगह जगह पर मंसूर के सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। इन लोगों ने इतना बड़ा प्रिंटर देखा ही पहली बार था। तभी मंसूर आकर कहता है कि ये मैंने जर्मनी से मंगवाया है, मेरे पास नोट बनाने का सारा सामान है, बस तुम लोग अपना काम शुरू करो। अब सनी उस नोट को बड़ी ही बारीकी से डिजाइन करना शुरू कर देता है। वे बार बार नोट बनाते हैं लेकिन हर बार वो टेस्ट में फेल हो जाता है। अब उसे ऐसा नोट बनाना था जो मशीन को परफेक्ट लगे, और मशीन को परफेक्ट लगे ऐसा नोट बन जाता है। मंसूर भाई भी सनी की कलाकारी को मान जाता है। फिर उन दोनों को मंसूर भाई के घर पर ले जाया जाता है। वहाँ मंसूर उन दोनों को बिलाल और जीतू काका से मिलाते हैं। बिलाल भी पहचान नहीं पाता कि ये नोट असली है या नकली। अब नोटों की छपाई शुरू हो जाती है और इन नोटों की एंट्री बांग्लादेश के रास्ते भारत में होने वाली थी। माइकल के पास किसी गुप्तचर का फोन आता है। वो बताता है कि बिलाल बांग्लादेश में है। फिर माइकल अपनी टीम को जाकर बताता है। शेखर कहता है कि नेपाल में रायता फैलाने के बाद बांग्लादेश जाने का ऑर्डर मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सनी और फिरोज भी अब इंडिया वापिस आ गए थे। चाचा सनी को बताते हैं कि डॉक्टर का फोन आया था, मिलने के लिए बुलाया है। डॉक्टर बताती है कि आपके ग्रैंडफादर का ऑपरेशन नेक्स्ट वीक रख सकते हैं। डॉक्टर पारिक ने डेट दे दी है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे मिल गई। सनी पेमेंट के बारे में पूछता है लेकिन डॉक्टर कहती है कि पेमेंट भी हो चुकी है। फिर मंसूर सनी को फोन करके कांग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट मंसूर ने ही फिक्स करवाई थी, क्योंकि वो चाहता था कि सनी टेंशन फ्री रहे। उधर माइकल गहलोत के पास फोन करता है और कहता है कि सर हमें बिलाल का पता चल गया है, बस आपकी परमिशन चाहिए। गहलोत कहता है कि ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे मत बताओ। फिर माइकल अपने एक पुराने दोस्त तिवारी के पास फोन करता है। फिर माइकल शेखर को लेकर बांग्लादेश जाता है। वहाँ एक ऑफिसर उसे कहता है कि मैंने बड़ी ही मुश्किल से इस काम के लिए परमिशन ली है, क्योंकि मेरे दोस्त तिवारी ने मुझे कहा था। हमें खबर मिली है कि बिलाल टीटू से मिलने आ रहा है और फिर दोनों एक साथ इंडिया बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं। टीटू अपना माल इसी रूट से इंडिया लेकर जाता है। उम्मीद है अब की बार भी वे इसी रूट से आएंगे। उधर बिलाल टीटू से मिलता है। फिर वे दोनों एक ही कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में बिलाल अपना माल सही सलामत इंडिया पहुंचाने की बात करता है। टीटू कहता है भाई आप टेंशन मत लो, समझो माल इंडिया पहुंच गया। फिर बिलाल कहता है कि हम नए रास्ते से जाएंगे, ये पुराने वाला रास्ता यूज नहीं करेंगे। फिर बिलाल वहां से गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम बिलाल को ट्रैक कर रही थी। फिर वे देखते हैं कि उन लोगों ने गाड़ियां वापस मोड़ ली हैं। वे लोग माइकल से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर थे। वो बांग्लादेशी ऑफिसर को उनका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर मना कर देता है क्योंकि वे उसके इलाके से बाहर थे। फिर माइकल शेखर को लेकर खुद उसका पीछा करता है। फिर पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हैं। वो ऑफिसर अपने आदमियों को भी उनका पीछा करने के लिए कहता है। फिर वे 3 तरफ से बिलाल को घेर लेते हैं। तभी उन लोगों में फायरिंग होती है। सब लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन बिलाल वहां से भाग जाता है। फिर माइकल और वे पुलिस वाले बिलाल का पीछा करते हैं। शेखर बिलाल को पकड़ लेता है। उधर जॉर्डन में एक सायरा नाम की लेडी मंसूर से मिलने आती है। उसे भी पता चल गया था कि बिलाल पकड़ा गया है। वो पूछती है हाई कमांड को क्या जवाब दोगे, ये बिजनेस के साथ क्या चल रहा है। पहले नेपाल में छापा